Hello everyone and welcome to EduTap. Friends, let us now discuss a very important topic which is a part of the module C of the AFM component in the JIB examination. और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा complicated नहीं है. It is quite a simple topic to understand. The topic is the different forms of business organizations that we commonly see in our country India. हमारे देश में जो अलग अलग तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं उनका हम लोग फटाफट से यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है इन डिफरेंट टाइप्स के बीच में उनको एक बार हम लोग ध्यान से यहाँ पर समझेंगे सो दैट इन द एग्जाम देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप फर्म्स की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड द लास्ट वन एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें आपके कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, कोऑपरेटिव्स वगैरह भी आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूं, ये एक ऐसा फर्म है, ऐसा बिजनेस है जो एक सिंगल पर्सन ओन करता है, राइट तो सोल प्रोप्राइटरी का मतलब है देयर इज ओनली अ सिंगल पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द एंटायर बिजनेस, और उस ओनर को हम क्या बोलेंगे, ओनर बोल दीजिए या फिर सोल प्रोप्राइटर बोल दीजिए। क्लियर है? नाउ ऑल द एसेट्स इन द बिजनेस, all the liabilities of the business, everything is owned by this particular sole proprietor और पर्सन। जितने एसेट्स हैं इसी पर्सन के हैं, कोई लाइबिलिटीज हैं बिजनेस की वो भी इसी पर्सन के ऊपर ही लाई करेंगी। जितने और लोग इस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होंगे वो एम्प्लॉयज की हैसियत में एसोसिएटेड हो सकते हैं, ठीक है, वो जॉब में आ सकते हैं लेकिन वो इस बिजनेस का ओन नहीं करेंगे, बिजनेस की ओनरशिप का कोई पार्ट उनके पास नहीं रहेगा। क्लियर है? तो इस वजह से देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द फर्म। अगर हम कानूनी रूप से भी बात करें तो जो ओनर है, सोल प्रोप्राइटर है, और जो बिजनेस है उसके बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा, ठीक है, लीगली। प्रोप्राइटर ओन्स ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड द प्रॉफिट सारे उसी प्रोप्राइटर को बिलोंग करेंगे। जो भी प्रॉफिट आएगा वो उस प्रोप्राइटर की पर्सनल इनकम माना जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई डॉक्टर है एंड ही इज रनिंग हिज प्राइवेट क्लिनिक, और वो अपना जो भी प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है उसमें जितना भी एसेट है, जो भी खर्चा हो रहा है वो डॉक्टर अपने ही पास से करता है, एंड जितनी भी इनकम उस क्लिनिक की आती है वो डॉक्टर अपने पास रखता है और उसी में से सैलरीज अपने स्टाफ को देता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस हॉस्पिटल का, उस क्लिनिक का जो भी प्रॉफिट है, जो भी इनकम है, दैट विल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्टर। क्लियर? इसी तरीके से आपके एडवोकेट्स होते हैं, आर्किटेक्चरल फर्म्स होते हैं जो अपना प्रोफेशन चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, और अगर वो सिंगल पर्सन अपना बिजनेस रन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कोई बहुत ज्यादा इसमें तामझाम या बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस आपके ऊपर नहीं लगती हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, यू हैव अ लिमिटेशन ऑफ कैपिटल बिकॉज देर इज ओनली अ सिंगल ओनर। तो कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में, ऑब्वियसली वो लिमिटेड रहेगा क्योंकि एक सिंगल पर्सन की जितनी कैपेसिटी उतना ही आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद आता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म नाम से पता चल रहा है कि मोर देन टू पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं और एक बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। ये जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स और प्रोविजंस है उसके हिसाब से इनको गवर्न किया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। विच एक्ट governs the partnership firms in India? The act is Indian Partnership Act of 1932। even before independence एक्ट बना हुआ है। इसमें दो या दो से ज्यादा लोग एक एग्रीमेंट करते हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं आपस में, और उस एग्रीमेंट के प्रोविजंस के हिसाब से दे रन देयर बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म में द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, ये याद रखना है आपको। पार्टनरशिप फर्म वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स के बीच का जो एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि पार्टनरशिप फर्म्स जो ऑर्डिनरी होते हैं वहां पर लायबिलिटी हर पार्टनर की अनलिमिटेड होती है। तो फर्म्स का जो भी लॉस होता है, फर्म्स के ऊपर जो भी लायबिलिटीज आती हैं, वो लायबिलिटी सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। कोई लिमिट ऐसे सेट नहीं की जाती कि दिस इज द मैक्सिमम लायबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर पार्टनर कैन टेक। जितनी भी पार्टनर लायबिलिटीज उस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर है वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। As per the Companies Act of 2013, the number of partners in a partnership firm can be maximum 50। ज्यादा से ज्यादा 50 लोग पार्टनर बनकर एक पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअल पर्सन हो, कंपनीज भी पार्टनर बन सकती हैं। तो इसका मतलब कि दो या दो से ज्यादा कंपनीज आकर के भी एक पार्टनरशिप फर्म बना सकती है। तो इसका मतलब है कि द पर्सन्स हु आर पार्टनर्स दे शुड बी लीगल पर्सन। ये ध्यान रखना है आपको। नेचुरल पर्सन होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि 50 इंसान आके बनाए, आप कंपनीज भी जो है वो भी साथ में आकर के पार्टनरशिप बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, जरूरी नहीं होता है, और कोई लीगल स्टेटस इस पार्टनरशिप फर्म का नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स, ठीक है। इसके बाद आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक पार्टनरशिप है, मोर देन टू पीपल दे आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। लेकिन ये जो फर्म है ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के प्रोविजन के हिसाब से गवर्न होते हैं, 1932 के एक्ट के हिसाब से नहीं होते हैं। इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है।
अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फॉर्म में थी, यहां पर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, और वो क्या लिमिट होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द कंट्रीब्यूशन दैट इज बीइंग ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स। इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे कि हमारा ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की और फर्म की आइडेंटिटी सेपरेट नहीं थी, कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं था, यहां पर एक लीगल डिस्टिंक्शन है। पार्टनरशिप फर्म यानी कि जो एलएलपी है, ये एक सेपरेट लीगल बॉडी होती है, और जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ अनदर पार्टनर, किसी दूसरे पार्टनर के किसी एक्ट की वजह से कंपनी के ऊपर या एलएलपी के ऊपर अगर कोई लायबिलिटी आती है तो वो बाकी पार्टनर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप फर्म्स को थोड़ा सा और सिक्योर बनाने के लिए, जो पार्टनर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए हमने नया जो प्रोविजन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, इसको स्टार्ट किया है। ठीक है जी। इसके बाद आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज देयर ओनली इन इंडिया। इंडिया के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। इंडिया में ये जो बिजनेस है वो हिंदू लॉ के हिसाब से गवर्न किया जाता है, और यूजुअली एक सिंगल फैमिली ऐसे बिजनेस को रन करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस बिजनेस के जितने भी ओनर्स हैं वो ओनर्स एक सिंगल फैमिली के मेंबर होंगे, बाय ब्लड रिलेटेड होंगे, ब्लड से आपस में रिलेटेड होंगे, ब्लड से या फिर मैरिज से। ठीक है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा है, फैमिली के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन नहीं हो रखा है, बस फैमिली रिलेशंस के बेसिस पे सारा बिजनेस चल रहा है। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है, तो यूजुअली जो फैमिली का सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, उसको हम लोग बना देते हैं कर्ता, एंड ही इज द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, उसके पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो होती है। आजकल के टाइम पे यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर चाहे वो फीमेल हो तो उसको भी कर्ता बनाया जा सकता है, बट यूजुअली ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर इज द कर्ता। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं हु आर पार्ट ऑफ दिस फर्म, दे विल बी नोन एज को पार्सनर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, फैमिली में जितने मेल मेंबर्स हैं, फैमिली की जितनी डॉटर्स हैं, यानी कि उसी फैमिली में बॉर्न फीमेल्स हैं, और उस फैमिली में मैरिड होने के बाद जो दूसरी फैमिली से भी फीमेल्स आती हैं, तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनली दूसरी फैमिली की जो फीमेल्स हैं इस फैमिली में मैरिड होने के बाद इसी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगी, तो दे आल्सो बिकम द को पार्टनर। और इस घर की डॉटर्स अगर शादी करके बाहर चली जाए, दे मैरी इनटू सम अदर फैमिली, देन दे सीज टू बी को पार्टनर, फिर वो इस बिजनेस का पार्ट नहीं रहेंगी। ठीक है, HUF इज टैक्स्ड सेपरेटली अंडर आईटी प्रोविजंस, आईटी प्रोविजन के हिसाब से HUF को हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं। HUF जो है ये सिर्फ हिंदूज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन जैन्स एंड हिंदू पंजाबी फैमिली, सिख फैमिली कहना चाहिए। So Sikh families and Jains families and Hindu families, they can incorporate a Hindu undivided family. No other religions are being given this provision. इसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अ बिजनेस फर्म विच इज रन बाय मेनी पर्संस। बहुत ज्यादा लोग जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो आपस में आकर कोई कंपनी बना सकते हैं, कोई कोऑपरेटिव बना सकते हैं, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। इस तरीके का कोई बिजनेस बनता है तो उसको हम बोलते हैं एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस की अगर हम बात करें तो यहां पर जो पर्संस हैं दे कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, यानी कि वो ह्यूमंस हो सकते हैं अलग अलग, या फिर जैसे मैंने कहा कंपनीज हो सकती हैं, कोई दूसरी पार्टनरशिप फर्म्स हो सकते हैं जो आपस में आकर के उन्होंने अपने एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना दिया। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ नेचुरल ह्यूमंस ही जो है इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर कोई ऐसी कंपनी है, कोई कंपनी है जिसके अंदर सारे ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, ओनर्स हैं, तो हम उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी कह सकते हैं। अगर उसके अंदर दूसरी कंपनीज भी ओनर्स हैं तो हम उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलेंगे। ठीक है, इट इज अगेन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो टैक्स पर्पसेस के लिए और लीगल पर्पसेस के लिए एओपी और बीओआई को सेपरेट माना जाता है, और इसके जो ओनर्स हैं, इसके अंदर जो भी पर्सन इन्वॉल्व हैं उनको हम सेपरेट मानते हैं। क्लियर है। इसके बाद आती है कंपनी। कंपनी इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस ओनली। ये एक तरीके से एसोसिएशन ऑफ पर्संस ही है हु कंट्रीब्यूट मनी टू अ कॉमन स्टॉक एंड फॉर अ कॉमन पर्पस। लेकिन ये डिफरेंट कैसे है, क्योंकि वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस व्हिच रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 13, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अगर आप अपने आप की जो कंपनी है उसको रजिस्टर करवाते हैं तो आपकी कंपनी बन जाती है। और वो कंपनी जैसे आप समझते हैं कि उसमें बहुत सारे ओनर हो सकते हैं, वो सभी ओनर अपना शेयर लेकर आते हैं, पैसा देते हैं। इसके बाद एक कंपनी भी सेपरेटली इसको लीगली ट्रीट किया जाता है, उसके अंदर जो ओनर्स हैं उनकी आइडेंटिटी अलग होती है, कंपनी की आइडेंटिटी अलग होती है। फिर आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी यूजुअली कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होती है, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक तरीके से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। This is a kind of association of person. This is the body of individual, and here individuals they join hands to for the promotion of their common goal। और इसमें जितने भी ओनर्स हैं वो सारा बिजनेस को कलेक्टिवली रन करते हैं। यूजुअली
ये जो कोऑपरेटिव्स हैं इनका मेन गोल प्रॉफिट जनरेशन नहीं होता है, प्रॉफिट जनरेशन इज द मेन गोल फॉर अ कंपनी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन गोल होता है कि जितने भी लोग, जितने कोऑपरेटिव्स में इन्वॉल्व पार्टनर्स हैं या जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी असिस्टेंस हो, उनका इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स और एट द कॉस्ट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द कोऑपरेटिव। इट इज रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसका अलग से बना हुआ है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह इसको अलग से ट्रीट किया जाता है। एंड जो मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है इस कोऑपरेटिव का, वो कौन लोग करते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल अमूल इज अ कोऑपरेटिव, सो अमूल की जो मैनेजमेंट है, अमूल के जो सीईओ होंगे, अमूल का जो बोर्ड होगा, उसमें कौन लोग बैठेंगे, कौन लोग डिसीजन लेंगे, उसका इलेक्शन होता है। और इलेक्शन में वोट कौन करता है, वो सारे लोग जो इस कोऑपरेटिव का पार्ट होते हैं। बेसिकली ऑल द वर्कर्स हु आर पार्ट ऑफ द अमूल, दे आर इन सम वे ओनर ऑफ दैट अमूल, और वो सब लोग आपस में चुनाव करेंगे और मिल करके किसी को चुनेंगे टू बी देयर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, राइट? So this is a very brief discussion related to the different types of business organizations that we see in our country. लेकिन अगर आप और डिटेल में इन सभी चीजों को समझना चाहते हैं, एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम वगैरह, तो आप हमारा ये कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, विच इज जेएब मास्टर कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम आपको 4 in 1 चारों सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बो भी देते हैं, और आप एक कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसको भी आप ले सकते हैं। एंड दिस कोर्स इज नाउ अवेलेबल विद 75% डिस्काउंट। अगर आप एडुटैब 75 कोड यूज करोगे, यू कैन अवेल दिस 75% डिस्काउंट। लेकिन कोर्स लेने से पहले आप देख लीजिएगा इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको मदद करती हैं। इन दिस कोर्स यू आर गेटिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस है जहां पर हमने सारा सिलेबस आपको पढ़ाया है, लाइव लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं हर सब्जेक्ट के। सो एवरी सब्जेक्ट इट हैज 10 फुल लेंथ टेस्ट, दैट इज 1000 क्वेश्चंस। हर चैप्टर के बाद आपको चैप्टर वाइज क्विज मिलते हैं। सो बेसिकली इन ऑल वी आर गिविंग 3500 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट। इसके साथ हम आपको प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 के मई और अक्टूबर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशंस के साथ आपको डिस्कशन करके यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। ये सारी चीजें और नोट्स भी मिल रहे हैं, ऑब्वियसली हर चैप्टर के आपको नोट्स है, तो आपको बुक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी नोट्स में रिवीजन के लिए। सो एवरीथिंग दैट यू कैन रिक्वायर फॉर preparing for the JIB exam, that is available in this course. So इस कोर्स को एक बार चेकआउट जरूर करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने फैसला किया इस कोर्स को लेना है, तो बिना एडुटैब 75 कोड यूज किए इस कोर्स को मत सब्सक्राइब करिएगा, आपको 75% डिस्काउंट जो है इसके बाद मिल जाएगा, राइट? सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।